दिल्ली के थे न कूचे और आखिर मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। धरोहर के पिछले एपिसोड में हम आपको लेकर आए थे लोधी गार्डन, जहाँ हमने जाना था सिकंदर लोधी के बारे में। और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के तीसरे रूलर मोहम्मद शाह के बारे में, जो सैयद डायनेस्टी के थे। और सैयद डायनेस्टी की बात करें तो इस्लामिक डायनेस्टीज में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मोहम्मद शाह के मकबरे पर और जानते हैं उनके बारे में दिलचस्प बातें। सर, जैसे हमारे पीछे मोहम्मद शाह का मकबरा है, तो मैं जानना चाहूँगी मोहम्मद शाह के बारे में आपसे। मोहम्मद शाह एक रूलर थे, बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह थे। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है उसके दौरान थे, और एक डायनेस्टी सल्तनत पीरियड के दौरान गुजरी है। सैयद डायनेस्टी कहलाती थी। ज़्यादा वक्त नहीं है उसका, 35-36 साल 37 साल के करीब ये डायनेस्टी रही। तो ये उसी के एक बादशाह थे, मतलब अगर आप देखें तो उसके तीसरे बादशाह थे। और एक तरीके से देखा जाए तो इन्हीं के टाइम के साथ सैयद डायनेस्टी लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि इनके बाद बस एक रूलर आए जो कुछ वक्त के लिए रहे, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो जैसे अभी आपने सैयद डायनेस्टी का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी मानी जाती है इस्लामिक डायनेस्टीज़ में। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रूलर्स दिल्ली पर जिन्होंने हुकूमत करी, जिसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसमें सैयद डायनेस्टी का जो राइज़ है वो तुगलक के बाद है। और अगर देखा जाए तो तैमूर का जो हिंदुस्तान पर हमले हैं जो मंगोलों के, ये उसके बाद एक तरीके से आप ये समझिए कि जो कमज़ोर हुए तुगलक, और उसके बाद जो नया जो एक सिस्टम खड़ा हुआ, इसमें ये भी मज़ेदार चीज़ है कि जो पहले इसके बादशाह थे खिज़्र ख़ान, तो उन्होंने एक तो ख़ुद को सैयद क्लेम किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी चाहते थे मुस्लिम्स के बीच कि उन्हें सैयद यानी कि उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद की लीनियज से देखा जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू में अपने आप को सुल्तान नहीं कहा है। मतलब ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि खिज़्र ख़ान ने ख़ुद को कहा कि मैं तैमूर का गवर्नर कह लीजिए या मुलाजिम हूँ, और उन्होंने ये कहा कि मैं उसके बिहाफ पे रूल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक लेजिटिमेसी चाहिए थी, क्योंकि इतनी मतलब वो बड़ा टर्मोइल का टाइम है। मतलब आप अगर देखें तो उस वक्त यहाँ पर बहुत सारी जंग चल रही हैं, कहीं पंजाब की तरफ से हमले हो रहे हैं, और ये ख़ुद मुल्तान की तरफ थे। तो एक तरीके से इन्होंने पंजाब से लेकर दिल्ली तक का जो इलाका है, वो मुल्तान से दिल्ली तक का इलाका एक तरीके से यूनाइट किया है। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंस है कि इन्होंने वो यूनिटी पैदा करी, जो कि एक तरीके से मंगोल इन्वेजन की वजह से बहुत मतलब आपस में झगड़ों में, मतलब छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में, छोटी छोटी रियासतों में बढ़ता जा रहा था। जैसे अभी आपने जिक्र किया खिज़्र ख़ान का, तो फर्स्ट रूलर थे आके, तो उनके बारे में आप कुछ बताइए। खिज़्र ख़ान की, जैसे मैंने भी बताया, खिज़्र ख़ान एक गवर्नर थे मुल्तान की तरफ। गवर्नर कह लीजिए, सूबेदार कह लीजिए, अलग अलग टर्म अलग अलग वक्त पे यूज़ होते हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल थे जिनका कि मुल्तान की तरफ अगर आप देखें तो कब्ज़ा था। 1414 के आसपास उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया, ये माना जाता है। और उससे पहले उन्होंने बहुत सारे मतलब धीरे धीरे चीज़ों को जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने ख़ुद को कभी सुल्तान नहीं कहा था। मतलब जैसा मैंने बताया कि वो ख़ुद को तैमूर का नुमाइंदा, तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव कहते थे, ताकि एक लोगों के बीच एक मतलब ये बने कि हाँ पीछे इनके तैमूर भी की फ़ौज है, यानी कि आपने इन्हें कुछ कहा तो तैमूर की फ़ौज मदद के लिए आएगी, जबकि था नहीं। उसके बाद जब अगले रूलर आएंगे तब वो अपने आप को सुल्तान उन्होंने एक तरीके से घोषित किया। बोला जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह ने ये मकबरा बनवाया था, तो अलाउद्दीन आलम शाह कौन थे? अलाउद्दीन जो थे वो एक इनके बाद इनके लड़के थे। मतलब हम मोहम्मद शाह के मकबरे पर खड़े हैं, मोहम्मद शाह के लड़के का नाम था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस, अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था। तो जब वो उसके बाद जब वो बने तो उन्होंने यहाँ पर ये मकबरा भी बनवाया अपने बाप के लिए। और उसके बाद उसी टाइम पे लोधी का राइज़ हो रहा था, लोधी लोगों का राइज़ हो रहा था। तो उन्होंने लोधी डायनेस्टी जो है वो उसके साथ बनी, और वो हार गए, मौत नहीं हुई। जैसे आमतौर पे जंग में बादशाह मर जाते थे, और उन्हें एक तरीके से एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, और यहाँ पर लोधी डायनेस्टी उसी के साथ शुरुआत हो गई।
सो इसके आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिंदू आर्किटेक्चर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर, अगर आप इस पर गौर करें तो हिंदू आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर कहना तो गलत होगा, मतलब जो इंडियन आर्किटेक्चर था पहले से, इसकी कुछ झलक इसमें आपको मिलती हैं। जैसे कि अगर आप जहाँ पे आपके आर्चेस शुरू होते हैं, आप देखें कि वहाँ पे किस तरीके से एक छतरी नुमा चीज़ नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे कि वो टिपिकल वो चीज़ है जो कि आप राजस्थान वगैरह में बाद तक देखते आए हैं, जो अकबर के टाइम में आपको बहुत दिखाई दी है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, उस तरीके की जो मेहराब के नीचे बनी हुई जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये शुरुआत है, मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो ये जो मिक्सअप है, इस मिक्सअप को कोई ख़ास ये वजह नहीं है कि रूलर ये सोचे कि ऐसा करना है। असल में रूलर ख़ुद तो बनाते नहीं थे, बादशाह थोड़ा ही बनाता था। तो वो करते ये थे कि वो अपने कारीगरों को पकड़ेंगे। तो कारीगर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कारीगर ज़्यादातर हिंदुस्तानी होंगे, कुछ हिंदुस्तान के बाहर के भी होंगे, और प्लस कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिंदुस्तान के होंगे लेकिन जिन्होंने बाहर जाकर, ये भी हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हिंदुस्तान के कारीगर अफ़गानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, तुर्की में जाकर काम करते थे, तो वो भी इसमें एम्प्लॉयड होंगे। तो होगा ये कि आपके पास ऐसा कारीगर होगा जिसने पूरी ज़िंदगी टेंपल बनाया होगा, ऐसा कारीगर होगा जिसने पूरी ज़िंदगी मस्जिद बनाई होगी, ऐसा कारीगर होगा जो मूर्ति बनाता होगा। तो वो सब लोग, अब उन्हें एक टास्क दिया गया है एक बिल्डिंग बनाने का, तो उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ उसमें कहीं ना कहीं मिक्सअप होंगी, झलकेंगी। तो वो अपने अपने हिसाब से जब चीज़ें करेंगे तो वो जो मिक्स होगा उसे ही हम आमतौर पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तौर पे जानते हैं। इसलिए आपको ये नज़र आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि बहुत ही टिपिकल इंडियन मानी जा सकती हैं, जो कि मंदिरों में नज़र आती थी या बहुत ही एंशिएंट इंडियन स्ट्रक्चर्स में नज़र आती थी। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको अफ़गानिस्तान में नज़र आती हैं, उज़्बेकिस्तान में नज़र आती हैं। तो वो मिक्सअप इस दौर में इसलिए हुआ क्योंकि ये वो पॉइंट है जब बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, अपने साथ भी वो अपने कारीगर ला रहे हैं, और हिंदुस्तान से भी कारीगर उसमें एंटर हो रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक सिंक्रेटिज्म या फिर मिलन या मेल जोल आपको आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। तो जैसे हम लोधी गार्डन में एंटर होते हैं तो और जो चीज़ है, जैसे बड़ा गुंबद हो गया, शीश गुंबद, या सिकंदर लोधी का मकबरा भी हमें बहुत आसानी से मिलता है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मुश्किल से मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ या तो साइन बोर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हमें इतनी मुश्किल हुई है और लोगों को कितनी? बिल्कुल सही, मतलब एक चीज़ जो कि शायद काफ़ी अजीब है कि लोधी गार्डन का नाम तो लोधी गार्डन है, लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करें कि लोधी गार्डन को एज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जगह बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं किया गया है। इसके बाहर ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि इसके बाहर ये लिखा हो कि यहाँ सिकंदर लोधी का मकबरा है, बाहर लिखा है लोधी गार्डन। किसी को क्या पता कि लोधी गार्डन के अंदर कोई मकबरा है, इसके अंदर बड़ा गुंबद है, छोटा शीशा गुंबद है, आपका ये है, इन सब के बारे में बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं है, बाहर कहीं कोई चीज़ नहीं कही जाती है, अलग से इसको मैप आउट नहीं किया जाता है। हाँ, बस आपसे कह दिया जाता है कि आप उसमें हैं, क्या बोलते हैं इसे, आप लोधी गार्डन के अंदर हैं, लेकिन लोधी गार्डन के अंदर क्या क्या है इसकी बात कोई नहीं करता है। और शायद ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात लोगों को बताई जाए कि लोधी गार्डन सिर्फ मतलब एक गार्डन नहीं है, मतलब ये नाम से तो एकदम से आदमी को लोधी गार्डन मतलब एक गार्डन ही लगता है ना। इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं जो ASI से संरक्षित हैं, जो मतलब भारत का इतिहास है, हमारी धरोहर हैं, और उसकी कोई भी बात नहीं करता है। जब हम इसके अंदर आए, हमने मोहम्मद शाह के मकबरे के बारे में खोजा, तो हम गार्ड से पूछ रहे हैं, किसी गार्ड को नहीं पता है, किसी पानी बेचने वाले से पूछा, किसी ने कहा इधर से जाइए, किसी ने कहा उधर से जाइए, और यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हुआ। यहाँ पर सिर्फ कुछ यंग कपल्स हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी एज अ टूरिस्ट जो कि अपने आप को एज ए हिस्टोरिकल प्लेस का टूरिस्ट देखता हो, वो यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे कहा जाता है कि सिकंदर लोधी का जो मकबरा है उन्होंने इसकी कॉपी करी थी, और जैसे हम और भी मकबरों में गए हैं आज तक, तो कहीं ना कहीं सिमिलर है यहाँ का स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक ऑक्टागोनल शेप का मतलब आपका मकबरा है, और अगर आप गौर करें तो सिकंदर लोधी का मकबरा इससे बहुत
बहुत बहुत हद तक सिमिलर नज़र आता है। और सिकंदर लोदी का मकबरा जब हम देखते हैं तो ईसा खान लोदी का मकबरा और वो भी एक जैसे नज़र आते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर था जो मुग़लों के टाइम में इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो टाइम है, अगर आप तुगलक पीरियड की बिल्डिंग्स देखें, बाकी बिल्डिंग्स देखें, तो एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर है जिसमें 8 कोने हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर ऊंचाई है, एक तरीके से वो तहखाने में कब्र वाला सिस्टम नहीं है उस तरीके का, या फिर ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल सेम नज़र आएंगी। तो असल में हुआ ये है कि सैयद डायनेस्टी से लोदी डायनेस्टी के बीच कोई बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम मिला जिसमें कि एक तरीके से आप ये समझें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो पाता। वो लगभग एक ही टाइप की डायनेस्टीज़ हैं, तो इसलिए अगर आप देखें तो दोनों में जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर नज़र आता है। धरोहर के इस एपिसोड में हमने आपको सैयद डायनेस्टी के मोहम्मद शाह के बारे में बताया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माजिद, आवाज़ द वॉइस।